नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट में। आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस तरीके के हिंदी के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको कराने वाले हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो इनमें से संयुक्त स्वर बड़ाऊ नहीं है। राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जबकि ए ओ ये तीनों जो कि संयुक्त स्वर हैं। अगर हिंदी वर्णमाला में पूछे स्वर कितने होते हैं, तो हिंदी वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। और स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला जो कि ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है और तीसरा संयुक्त स्वर होता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट ऑप्शन नंबर सी है इसका। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा होगा? तो अभी तक 2 शिफ्ट हुई हैं यूपीपी की। हर एक शिफ्ट में विराम चिन्ह से जरूर प्रश्न पूछा गया है। तो इस वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग किया जाएगा? तो इसमें अल्पविराम का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। कल ये पूछा गया था कि अल्पविराम चिन्ह कौन सा है। कई बार मैंने अपनी वीडियो में बताया कि अल्पविराम जो कि इस तरीके का होता है, और अर्धविराम चिन्ह जिसमें ऊपर बिंदी लग जाती है, तो ये अर्धविराम होता है। अल्पविराम और अर्धविराम में सिर्फ इतना अंतर है। ठीक है, तो रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, कल उसकी टांग टूट गई, इसमें अल्पविराम होगा। सही वाक्य होगा यहाँ पर रामू अल्पविराम आएगा। फिर जो बड़ा खिलाड़ी है उसके बाद अल्पविराम आएगा, उसकी टांग टूट गई। तो इस प्रकार ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। ठीक है, विवरण चिन्ह कौन सा होता है? तो विवरण चिन्ह जो कि इस प्रकार से होता है, विवरण चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह इस तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर में लगाया जाता है, ये लाघव चिन्ह होता है। अल्पविराम चिन्ह ये होता है और अर्धविराम चिन्ह ये होता है। ये सभी चिन्ह आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है या जातिवाचक संज्ञा है? तो भारत यहाँ पर एक नाम दिया है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। करेक्ट ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जैसे कि राम, गंगा, सुरेश, प्रयागराज, मतलब कोई अगर नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? निजवाचक है, निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो हम ताजमहल देखने जाएंगे, इसमें हम जो कि पुरुषवाचक सर्वनाम है। करेक्ट ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। जब स्वयं की बात हो रही हो, यानी कि मैं अपने आप ये काम कर लूँगा, तो अपने आप, तो वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होगा, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, कई बार बताया जा चुका है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, उत्तम पुरुष के अंतर्गत कौन से आते हैं? तो मैं या हम, ये उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। और मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, तू, आप आदि, ये सभी मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। अन्य पुरुष के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो वह, वे, यह और ये सर्वनाम जो कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये मध्यम पुरुष के अंतर्गत आते हैं, ये अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कंठ का विशेषण कौन सा होगा? कंठी, काठी, कंठक या फिर कंठ? तो कंठ का विशेषण हो जाएगा कंठ। राइट ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कौन सी धातुएं कहलाती हैं? द्विकर्मक धातु, साधित सकर्मक धातु, संयुक्त धातु या फिर समस्त धातु? तो मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया जो कि साधित सकर्मक धातु कहलाती हैं। राइट ऑप्शन नंबर बी इसका होगा।
निम्नलिखित में से किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वहां पर होता है जहां पर परिमाण या मात्रा या संख्या के बारे में बात की जा रही हो, वहां पर परिमाणवाचक यानी कि मात्रा के बारे में अगर बात की जा रही है तो परिमाणवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर कौन से वाक्य में मात्रा की बात की जा रही है कि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, यह लड़की सुंदर है, मैदान हरा भरा है, तुम अच्छे खिलाड़ी हो। तो इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े यानी कि मात्रा की बात हो रही है, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ऑप्शन नंबर ए वाक्य में हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से लिंग की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? तो माली का मालिन स्त्रीलिंग हो जाएगा, सही है। शेर का शेरनी स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये भी सही है। बाघ का बाघिन स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये भी सही है। सेठ का सेठाइन, तो सेठाइन नहीं होगा यहाँ पर, सेठ का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा सेठानी, ना कि होगा सेठाइन। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। पूछा था कौन सा असंगत है। अगला है, निम्न वाक्यों में से कौन सा वाक्य एक वचन है? अध्यापक गण यहाँ बैठे, महात्मा बुद्ध महान थे, कल बहुत वर्षा हुई, या भय से उसके तो प्राण ही गए। तो इनमें से एक वचन होगा कि कल बहुत वर्षा हुई थी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। गाय घास चर कर चली गई, तो चली गई तो इसमें कौन सा वाक्य होगा? यानी कि भूतकाल है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। प्राचीन काल कोई भी काल नहीं होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये 3 प्रकार के काल होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य का प्रयोग हुआ है? कल साथियों सेकंड शिफ्ट में वाच्य से प्रश्न पूछा गया था, पहली शिफ्ट में नहीं आया था, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। 3 प्रकार के वाच्य होते हैं, कौन कौन से? कर्तवाच्य होते हैं, कर्मवाच्य होते हैं, और तीसरा जो कि भाववाच्य होता है। तो ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। तो इनमें से भाववाच्य का प्रयोग कौन से शब्द में किया गया है? तो मोहन ने खाना नहीं खाया, ये भाववाच्य नहीं होगा। कुलियों ने सामान नहीं उठाए, ये भी। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, कर्तवाच्य के हैं सभी। दादी से चला नहीं जाता, तो भाववाच्य ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। क्रिया के जिस रूप में ना तो कर्ता की प्रधानता हो और ना ही कर्म की प्रधानता हो, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ पर भाववाच्य होता है। तो दादी से चला नहीं जाता, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह कौन सा हो जाएगा? तो छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो इसका सही विभक्ति कौन सी प्रयोग होगी इसमें? तो इसमें सही विभक्ति ने प्रयोग होगी। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, छुट्टियों में सभी बच्चों ने, छुट्टियों में सभी बच्चों का नहीं होगा यहाँ पर, ने अपने मम्मी पापा के साथ घूमने का कार्यक्रम बना लिया था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है? आक, आंत, अंक या फिर अंजलि? तो इनमें से तत्सम शब्द जो कि अंक है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसका जो तद्भव होता है वो आंक होता है, इसका तद्भव। ठीक है, और आंत का तत्सम क्या होता है? तो आंत का तत्सम जो कि आंत्र होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अंजलि का तत्सम क्या होता है? तो अंजलि का तत्सम अंजलि या फिर अंजलि होता है। ठीक है, और आक का तत्सम क्या होता है? तो आक का तत्सम अर्क होता है, ये ध्यान रखेंगे। करेक्ट ऑप्शन सी है। बात तजुर्बा शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग जो कि शब्द के पहले जुड़ता है, तो यहाँ पर जुर्बा नहीं होगा, बाद में जुड़ा है। बा भी नहीं, बा हो सकता क्योंकि पहले है। आ या बात, तो इसमें कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? तो बात तजुर्बा में बा उपसर्ग प्रयोग किया गया है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका मूल शब्द देखें तो इसका मूल शब्द होगा तजुर्बा, जिसमें बा उपसर्ग जुड़कर बा तजुर्बा शब्द बनाया गया है। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो प्रत्यय जो कि किसी भी शब्द के बाद में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, तो इसमें अनुकरणीय, अनु नहीं होगा, पहले जुड़ा है।
नीय, ईय या अड़ीय, तो अड़ीय प्रत्यय कोई नहीं होता, तो अनुकरणीय में ईय प्रत्यय लगा हुआ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। इसका मूल शब्द देखें तो इसका मूल शब्द होगा अनुकरण। ठीक है, अनुकरण प्लस ईय प्रत्यय इसमें जुड़ा है तो शब्द बन गया है अनुकरणीय। अगला प्रश्न है आविर्भाव का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाएगा तिरोभाव। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और विरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरक्ति का विलोम शब्द होगा अनुरक्ति। अनुरक्ति। अधोगति का विलोम शब्द क्या होगा? तो अधोगति का विलोम शब्द होगा ऊर्ध्वगति। ऊर्ध्वगति। अधोगति का विलोम शब्द होगा ऊर्ध्वगत। अंत का विलोम शब्द क्या होगा? तो अंत का विलोम शब्द होगा प्रारंभ। ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। राइट ऑप्शन ए है। इनमें से कौन सा शब्द उदय का विलोम शब्द है? डूबना, अप्रकट, परोक्ष या फिर अस्त। तो उदय का विलोम शब्द हो जाएगा अस्त। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। अप्रकट का विलोम शब्द क्या होगा? तो अप्रकट का विलोम शब्द होगा प्रकट। ठीक है, और डूबना का विलोम शब्द क्या होगा? तो डूबना का विलोम शब्द हो जाएगा तैरना। और परोक्ष का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो परोक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा प्रत्यक्ष। ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अंधकार शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो तिमिर, ध्वांत और तमिश्र, ये तीनों जो कि अंधकार के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन निलय अंधकार का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निलय किसका है? तो निलय घर का है, ग्रह का है, वास का है, या फिर निकेतन कह सकते हैं, निकेतन का है। तो ये घर के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखेंगे। कोकिला का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो कोकिला का पर्यायवाची शब्द इनमें से कोयल है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। इसके अन्य पर्यायवाची देखें तो इसके अन्य पर्यायवाची होते हैं श्यामा, ठीक है, और बसंत दूत जो कि कोयल का ही पर्यायवाची होता है, और कादम्बरी, ये भी कोयल की ही पर्यायवाची होती है। अब आप लोग बताएं कादम्बरी किसकी रचना है? एक रचना भी है, तो कादम्बरी जो कि रचना है बाण भट्ट की। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है? चिरंतन, शाश्वत, सनातन, अधुनातन। तो इनमें से अधुनातन शब्द जिसका अर्थ होता है आज तक का घटित काल, जबकि अन्य तीन शब्दों के अर्थ लंबे समय से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका होगा। दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। अम्बु, अम्ब। तो इस प्रकार के भी दोनों शिफ्ट में कल क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अम्बु का क्या अर्थ होता है? तो अम्बु का अर्थ होता है जल। तो यहाँ पर जल ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और अम्ब का अर्थ होता है माता। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है कल पूछ जो दिखाई ना दे इस शब्द समूह के लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो जो दिखाई ना दे इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अदृश्य। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। और जिसकी मृत्यु ना हो उसके लिए एक शब्द होगा अमर, ठीक है। और जिसमें प्राण ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा निष्प्राण। और जो नेत्र विहीन हो, जिसके नेत्र ना हो, उसके लिए नेत्रहीन एक शब्द हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन ए है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक है? तो व्याकरण जानने वाला वीर प्रसु कहा जाएगा, तो गलत है ये। क्षण में नष्ट होने वाला क्षतिपूर्ति, ये भी नहीं कहा जाएगा। जिसकी सबकी सम्मति हो सर्वज्ञ, ये भी नहीं। तो जो बिना वेतन काम करता हो अवैतनिक। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें व्याकरण जानने वाला, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा व्याकरण, व्याकरण, ठीक है। और क्षण में नष्ट होने वाला, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। और जिसमें सबकी सम्मति हो, ये सर्वसम्मत एक शब्द हो जाएगा सर्वसम्मत, सम्मत, ठीक है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है स्वर संधि में किसका मेल होता है? स्वरों का, व्यंजनों का, शब्दों का, या फिर मात्रा का? तो स्वर संधि में स्वरों का मेल होता है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। भरपेट में कौन सा समास है? तो भरपेट में अव्ययी भाव समास है, ठीक है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद भर जो कि अव्यय है, इसलिए यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट ऑप्शन ए है। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? गोपियाँ कृष्ण की रोह, तो गलत है। गोपियों किशन, ये भी गलत है।
गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिठाकर बैठी थी, तो ये भी गलत है। गोपियाँ कृष्ण की राह में आंखें बिछाए बैठी थी, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी वाला वाक्य सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 बताई गई है। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। एक बार सभी रस और उनके स्थायी भाव देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है रति, ठीक है। दूसरा है करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है शोक। तीसरा है वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है उत्साह, ठीक है। और चौथा जो कि विभत्स रस है, तो विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा, जुगुस्सा या फिर घृणा, ठीक है। तो ये 4 रस हो गए हैं। आगे बात करें हास्य रस, तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? तो हास्य रस का स्थायी भाव है हास, ठीक है। और रौद्र रस है, तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो क्रोध है इसका स्थायी भाव। भयानक रस है अगला, तो भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय। और अद्भुत रस है, तो अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? तो अद्भुत रस का स्थायी भाव है आश्चर्य, आश्चर्य या फिर विस्मय। तो ये 8 प्रकार के आचार्य भरत मुनि के अनुसार रस बताए गए हैं। इनके आप लोग स्थायी भाव जरूर याद करें, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। अगला प्रश्न है, जो मात्रिक समछंद है प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो जो मात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं, उसे चौपाई कहा जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। कल एक छंद से भी क्वेश्चन पूछा गया था। रोला की बात करें तो रोला कौन सा छंद है? तो रोला जो कि एक सममात्रिक छंद है और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करें दोहा, तो दोहा जो कि एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, ये ध्यान रखेंगे दोहा से। और सोरठा की बात करें तो सोरठा भी अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। यानी कि दोहा जो होता है वो सोरठा का उल्टा होता है, सोरठा का दोहा उल्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित, कलीन, विकलंकत है। इस काव्य में पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर का वर्ण की आवृत्ति 1 से ज़्यादा बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत मुनि ने 10 काव्य दोष बताए हैं। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। और आचार्य वामन ने 20 काव्य दोष बताए हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होता है? तो लोकोक्ति का सामान्य अर्थ होता है लोक की उक्ति। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, तो इसका क्या अर्थ होगा? कंजूसी करना, सीमित साधनों से काम चलाना, छोटा होकर बड़ा काम करना, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। तो चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीजवपन काल नाम किसने दिया है? तो बीजवपन काल नाम जो कि दिया गया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करें तो नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर निम्न गद्यांश के आधार पर दीजिए। गद्यांश दिया गया है जो कि फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान वाला गद्यांश है। तो सौर परिवार में पृथ्वी पर ही जीवन का अस्तित्व है। सभी सजीवों, पौधे और जंतु में उपापचयी क्रियाएं पोषण, श्वसन एवं उत्सर्जन आकार में पहला रिक्त स्थान है। शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय, कार्य करने की क्षमता तथा उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। वृद्धि की विशेषावधि के पश्चात सभी पौधे तथा जंतु जनन द्वारा अपने जैसी संतति उत्पन्न करते हैं। सभी पौधे तथा जंतुओं की निश्चित दूसरा रिक्त स्थान है होती है, परंतु कोई भी 2 पौधे या जंतु एक समान नहीं होते हैं।
ऐसी विभिन्नताएं तीसरा रिक्त स्थान के समय उत्पन्न होती हैं तथा जैविक विकास के लिए मुख्य। चौथा रिक्त स्थान है बनाती हैं। सजीव तंत्र के विलक्षण संगठन के कारण ही विभिन्न जैविक क्रियाएं संभव हैं। संगठन के विभिन्न स्तर हैं। आणविक, कोशिकीय, उत्कीय, अंगतंत्र, व्यष्टि, समष्टि, जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जीवमंडल। संगठन के इन 9 स्तरों के अंतर्गत पांचवा रिक्त स्थान है के गुण के फल कोशिकीय स्तर पर दिखाई देते हैं तथा जीवमंडल में आगे नहीं जाते। कोशिकाएं विभिन्न आकार की और आकृति की हो सकती हैं। कुछ जीव एक कोशिकीय होते हैं जबकि कुछ बहुकोशिकीय होते हैं। प्रत्येक कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा उसमें विभिन्न कार्यों के लिए अनेक कोशिकांग होते हैं। इस प्रकार कोशिका किसी भी जीव की इकाई है और सभी कोशिकाएं पहले से निर्मित कोशिका से विकसित होती हैं। तो पहला है रिक्त स्थान 1 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो सर्वाधिक उपयुक्त शब्द रिक्त स्थान 1 के लिए वृद्धि है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा। रिक्त स्थान 2 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो रिक्त स्थान 2 के लिए उपयुक्त सर्वाधिक शब्द इनमें से हो जाएगा आकृति। करेक्ट ऑप्शन बी है। रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? तो रिक्त स्थान 3 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा जनन। करेक्ट ऑप्शन बी है। रिक्त स्थान 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? तो 4 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा आधार। राइट ऑप्शन डी है। एक बार भर के देखते हैं। तो पहले के लिए क्या उपयुक्त शब्द हो जाएगा? तो यहां पर पहले के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा वृद्धि। ठीक है, क्या होगा? तो वृद्धि यहां पर पहले के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा। दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो दूसरे के लिए उपयुक्त शब्द होगा आकृति। आकृति। तीसरे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो तीसरे के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा जनन। ठीक है। चौथे के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो चौथे के लिए उपयुक्त शब्द हो जाएगा आधार। तो साथियों, ये थी आज की महत्वपूर्ण हिंदी की प्रैक्टिस सेट। वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।